बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ेर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि क्रिकेट के अलावा तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर बात की जाए और आज हमारा इसी एजेंडा भी यही है कि आज हम ऐसे स्पोर्ट की बात करेंगे जो हमारी नेशनल स्पोर्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली हम इसके अंदर कंटिन्यूसली डिक्लाइन आ रहा है। आज का शो भी उसी की कड़ी है और आज का जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल हैं। पाकिस्तान के ज़बरदस्त किस्म के सेंटर फॉरवर्ड प्लेयर भी रहे, पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे, असिस्टेंट कोच भी रहे और आजकल तो ये कमाल चीज़ है कि ये एंकर भी हैं। द वन एंड ओनली, द लेजेंड, द सुपरस्टार रेहान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप चले, रमज़ान ठीक चल रहा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले माशाल्लाह। रेहान भाई, ये क्या हॉकी के साथ होता चला जा रहा है? चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपसे पूछूंगा मैं। चले थोड़ा सा आपके हवाले से बात करना चाहेंगे, अपने कैरियर किस तरह जर्नी स्टार्ट किया, क्योंकि आप लाखों लोगों के लिए आइकॉनिक प्लेयर भी होते हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल भी होते हैं। तो थोड़ा सा अपने हवाले से बताइए, कहाँ से स्कूलिंग शुरू की, हॉकी कैसे स्टार्ट की, थोड़ा सा जर्नी ब्रीफली अब बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इरफान बेसिकली मेरा जो स्टार्ट था वो मॉडल हाई स्कूल से, मॉडल टाउन से था और बेसिकली मेरी वहाँ पे एडमिशन लेने की वजह भी यही थी कि वहाँ की हॉकी की टीम बहुत अच्छी थी। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और पहला जाफ़र मेमोरियल टूर्नामेंट आया, हम खेला मैं वो, और वो पहले टूर्नामेंट में ही मैं बेस्ट प्लेयर हो गया जाफ़र मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का। और वहाँ पे एयर मार्शल फ़रूक उमर साहब आए हुए थे और वो सारे बैठे हुए थे, तो उम्रे का टिकट उन्होंने दिया मुझे और वो मैंने अपने वाले साहब को उम्रे पे भेज दिया। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसके बाद घर में भी एक मोटिवेशन आ गई कि यार बच्चा टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, हॉकी खेल रहा है तो सही खेल रहा है। तो उसके बाद फिर एक नया जुनून पैदा हो गया कि जी मैट्रिक के पेपर देने हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना है और वो भी स्पोर्ट्स बेस पे लेना और हॉकी के बेस पे लेना है। पहले बहुत ये ट्रेंड था। जी बहुत ज़्यादा। हाँ जी। मैं मैट्रिक पास की, गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्स बेस पे जाके मैंने ट्रायल दिए, लिस्ट में पहले नंबर पे नाम आया और मैं गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। पढ़ाई में इरफान हम वैसे ही अच्छे नहीं थे, वह भी कहूँ कि मैं बहुत लाइक था और मैंने बड़े नंबर लिए थे। नहीं, वो स्पोर्ट्समैन से हम मेरे ये 5 एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर थे मैट्रिक में। तो जब पहला मज़ेदार आपको एक बात बताने लगा, गवर्नमेंट कॉलेज में जब हम पहले दिन बैठे जाके, तो जो हमारा टीचर था वो इंट्रोडक्शन होता था कि जी लड़के खड़े हो रहे हैं, 750 724 7 समथिंग, मेरी बारी आई, मैंने कहा 530। उन्होंने कहा तुम गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे आ गए? मैंने कहा सर स्पोर्ट्स बेस पे आए। उन्होंने कहा जी, एक तो स्पोर्ट्स बेस वालों ने ना ये जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो वो स्टैंडर्ड जो है वो ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया। बात सुन ली मैंने, अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि विदिन 8 महीने ही ना, 8 महीने गुजरे नहीं तो मैं पाकिस्तान की सीनियर की कैंप में आ गया। माशाल्लाह। जब मैं पाकिस्तान की सीनियर कैंप में आया, कैंप ख़त्म हुआ, अभी मैं सेकेंड ईयर, पहला कैंप किया, सेकंड कैंप किया और ये भी आपको बता दूं मैंने जूनियर खेली ही नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान जूनियर मैंने खेली ही नहीं है। आप मेरे ख्याल है कैंप में थे? जी मैं कैंप में था, मुझे इंजरी का इशू हो गया था, उसके बाद मैं आप आ गए? जी मैं आ गया था। तो मैं सेकेंड ईयर एंड सेमेस्टर में था तो मैं पाकिस्तान की सीनियर टीम में आ गया। और जब मैं पाकिस्तान की सीनियर टीम में आया और मैं पहले ही टूर पे जब मैं गया तो वो इंडिया को 2 गोल कर दिए और हाल हो गई। प्रिंसिपल खालिद आफ्ताब थे, तो उन्होंने हमारे टाइम पे, मेरे भी टाइम पे वही थे जी, तो वो उन्होंने बुलाया मुझे। अब वही टीचर जो पहले दिन जिसने मेरा इंट्रोडक्शन कर रहा था, मैं उनसे मिला जाकर, मैं कहा सर कहना आई एम वेरी सॉरी, और उसको याद था। हाँ। उसने कहा आई एम वेरी सॉरी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे स्टूडेंट्स और अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बना सकता है तो हमारा ये जो गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे खिलाड़ी भी बना सकता है और टॉप क्लास खिलाड़ी बनाता है। तो मैंने कहा सर वो उस वक्त आप ठीक थे, इस वक्त मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये बात नहीं की। तो ये मेरा एक वो फीलिंग क्या होती है? ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के हर तरह इंटरव्यू करते हैं, मेरा मानना ये है कि दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, जिनकी टीम में पाकिस्तानी झंडा सजाना इससे बड़ा ऑनर कोई नहीं है। नहीं बिल्कुल, वो तो करते हैं, वो तो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी क्या फीलिंग होती है जब आपका नाम पहली दफ़ा आया टीम के अंदर और आप जब झंडा सजा के ग्राउंड में उतरे, तो क्या वो फीलिंग थी, अगर उसको भी शेयर करना चाहे? वो फीलिंग तो बहुत डिफरेंट थी इरफान। मतलब कि जब आपने पाकिस्तान की शर्ट पहनी होती है और अपना हाथ आपने यहाँ पे रखा होता है और कौमी तराना बज रहा होता है, तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे कि उस मुल्क से प्यार एक अपना, और बाहर की जगह पे आप खड़े हो जहाँ पे पाकिस्तान का तराना बज रहा है और आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो।
तो ये एक मेरे ख्याल से कि बहुत मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात थी। और उसके बाद से जब भी ग्राउंड में गया हूँ यही सोच के गया हूँ कि पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ और पाकिस्तान का नाम। रेहान भाई, मेरा मानना तो ये है कि अब अगर हम बड़ों से, जैसे अपने फादर से मैं बात करता हूँ या किसी भी बड़े से हम पूछते हैं, वो ये सब ये कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान की पहचान हॉकी ने कराई दुनिया को। नो डाउट अबाउट। अभी भी हम 4 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है। स्क्वाश में ओबियसली हमारे बहुत टाइटल है, बट उसकी रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड इतनी खेली नहीं जाती। मैं इरफान, आपको एक, आपने वर्ल्ड चैंपियन 4 दफ़ा की बात की, तो मैं आपको लास्ट वर्ल्ड कप में मैं ही कोच था जी। 2018 में जब हम इंडिया गए थे और वहाँ पे तो कीर डार साहब, हसन सरदार साहब, मैं और दानिश कलीम, हम लोग, ये पैनल था हमारा। तो जब हम ओपनिंग सेरेमनी पे गए थे तो शाहरुख खान उसको होस्ट कर रहा था। अच्छा। और वो हर टीम के कप्तान को स्टेज पे बुला रहा था। और जब पाकिस्तान की बारी आई तो शाहरुख खान ने जब अपने मुंह से ये कहा है कि 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान, और पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, मतलब कि पाकिस्तान टॉप 10 में भी नहीं है। लेकिन आज भी जब शाहरुख खान के मुंह से ये निकल रहा था कि 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान, तो हमारा जब कप्तान आ रहा था तो सारे हक्के बक्के के अभी भी 4 सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते हैं। जर्मनी 3 दफा, हॉलैंड 3 दफा, और लेकिन मेरे मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि गवर्नमेंट को समझ क्यों नहीं आती। ये हम करेंगे, अभी बात क्यों नहीं आती। अच्छा, इंडिया की आपने बात की, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन आपसे मेरा ख्याल है डेफिनेटली लोग पूछते होंगे, ये इंडिया की दफ़ा आपको क्या होता था, क्यों इतना मारते थे उनको गोल, और हर मैच में जब भी इंडिया के साथ मुकाबला होता था हम एक डिफरेंट रन बर्ड देखते थे कि नहीं छोड़ना इनको। देखिए, इंडिया के साथ जब भी मैच हुआ ना और माशाल्लाह वैसे ही हमारे स्टाइल की ही हॉकी है इंडिया की भी, तो अल्लाह की तरफ से ऐसा होता था कि वो होता है ना 0.01% वो भी चांस मैं मिस नहीं करता था। सही। और वो अल्लाह की तरफ से होता था कि अगर मुझे इतना सा भी चांस मिला ना तो मैंने वो अवेल कर दिया इंडिया के खिलाफ। ऐसा ही। तो हम जलंधर में थे और कोच उस वक्त हमारे आसिफ बाजवा थे, तो उनका KPS गिल प्रेसिडेंट था इंडिया का हॉकी फेडरेशन का। जलंधर में सीरीज हो रही थी और हम यहाँ पे 3 मैच जीत के गए हुए थे, वहाँ पे हमने 3 मैच जीत लिए हुए थे। तो डिनर था, वहाँ पे KPS गिल खड़ा हुआ था, उसने मुझे बुलाया अपने पास। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तनकीद दिता है, वो पंजाबी था। हाँ। पाकिस्तान ने तनकीद दिता। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कुछ है, नौकरी है, सारा कुछ है। कहता यार नहीं, जिन्हें गोल तू सानू कीते ने ना ऐ तू अगर इंडिया लो हो गए पाकिस्तान लो, पाकिस्तान नू कीते उन्होंने तेरा इत्थे मुजस्मा लग गया होता। मैंने कहा मैंने उसको कहा, मैं कहा सर ऐसे तरह ही है, लेकिन अगर आप इंडियन प्लेयर्स की बात करते हैं, हॉकी प्लेयर्स की, तो इंडियन स्टेट्स ने उनको बहुत ज़्यादा सेट कर दिया हुआ, और उन्होंने उनकी एक जैसे कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी, वो ऐसी कर दी है, वो इतने कॉन्फिडेंट हो चुके हुए हैं कि कॉन्फिडेंस की भी बड़ी बात होती है इरफान, कि अगर आज आपका प्लेयर उसको घर का फिक्र ना हो और उसको ये पता है कि मेरे घर में इतने पैसे पड़े हुए हैं कि मैं घर चल रहा है, तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट हो जाएगा खेलने का। ऐसे ही इंडिया का हो गया हुआ है, इंडियन प्लेयर्स। सर आप मुझे वो शहबाज सीनियर का इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि मैं तो बड़ा हैरान हूँ, इंडिया तो चले हम सबको मालूम है कि 8-10 साल से जो काम हॉकी है या इवन कबड्डी में कर रहा है, वो बांग्लादेश का मुझे बता रहे थे कि बांग्लादेश में जो लीग हुई है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो देखा, जो स्टेडियम, जो तमाम चीज़ें, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हम पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। तो जो हमसे 1971 में लैदा हो रहा है, वो अगर आज डेवलपमेंट इस तरह की कर रहा है, चीज़ों का सोच रहा है, और हम किस जगह पे हैं। चलें हम मसाइल की तरफ आ जाते हैं सारा। बिल्कुल मिसाइल की तरफ आना चाहिए। मैं आपको आपकी बात का एक जवाब दे दूं कि अगर बांग्लादेश जो हमसे अलहदा होकर ये चीज़ें कर रहा है, आज के बाद अभी थोड़ी और साल बाद आप कहेंगे कि अफगानिस्तान भी हमारा हिस्सा था, आज वो इधर चला गया, और हमारे रुपये से तो वो अफगानी रुपया ऊपर चला ही गया है। अभी आपने साल बाद अफगानिस्तान को भी यही कहना है हमारे बारे में, क्योंकि हम लोग कुछ करना नहीं चाहते। चले वो मसाइल के ऊपर हम ग्रेजुअली डिस्कशन करते हैं। रेहान भाई, आप वो पहले प्लेयर थे जिन्होंने मेरे ही शो में बात किया कि प्रो लीग में जो एक ज्यादती की गई हॉकी के साथ, जुल्म किया गया, मैं तो उसको क्राइम समझता हूँ। बिल्कुल, कि जो पाकिस्तान हॉकी को फंड नहीं दिया गया और प्रो लीग में हमने पार्टिसिपेशन नहीं की, उल्टा फाइन देना पड़ा और हम जो ओलंपिक से बाहर हो गए। जी बिल्कुल। तो आपने वो बात की, ये दर्द या ये चीज़ें क्यों हाईलाइट नहीं की जाती? और दूसरा एक जो इंसिडेंट था फिर एशियन गेम का हमें देखना पड़ा,
एशिया कप हो रहा था, अगर वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन थी वर्ल्ड कप की, फिर वो एक और हिट पड़ी, अभी वो भी ब्लेम समझ नहीं आता किस पे डालें। सही। वो जी 12वां खिलाड़ी अंदर चला गया ना, हमने कभी उससे पहले प्रेसिडेंट कोई देखा ना कभी ऐसा सुना कि 12वां खिलाड़ी चला गया। सही। तो ये दोनों को कैसे देखते हैं? ये ऐसी बड़ी ज्यादतियां हमारे हॉकी के साथ ही होगी, बाकी मसाइल तो हम शायद सेपरेट डिस्कस करते हैं। ये तो वो चीजें थी जो बिल्कुल एक सामने रख के हमने खुद ज्यादती की अपनी। सर मुझे आप ये बताएं, अभी तक किसी को सजा मिली है कि जो प्रो लीग पे जिन्हें टीम नहीं भेजी या जिन्होंने खुद इनकार कर दिया कि हम प्रो लीग पे नहीं जाएंगे, अभी तक किसी को सजा मिली उनमें से? मेरा ख्याल है तो वो भी उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। तो फिर अगर आपने सजा ही नहीं देनी, अकाउंटेबिलिटी ही नहीं करनी, तो फिर फायदा क्या है? मेरे बोलने का क्या फायदा है? मैं तो बोल के चला जाऊंगा। मैंने तो आज से मेरे ख्याल साल पहले आपके साथ शो किया था, तो मैं तो बोल के चला गया था, लेकिन वो इशू बड़ा हाईलाइट हुआ ना, दुनिया, पूरे पाकिस्तान और दुनिया को पता चला कि ये क्या ज्यादती की गई। इशू हाईलाइट हुआ तो क्या उसका नतीजा क्या निकला? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ इरफान, कुछ नहीं होना। यहाँ पे हमारी जो नेशनल गेम है उसको बहुत पीछे फेंक दिया गया, ये प्रायोरिटी उनमें से नहीं रही। आपके वजीर आजम साहब जो हैं वो भी यही समझते हैं कि हॉकी, अच्छा यार इस फाइल को साइड पे कर दो, बाद में देखेंगे इसका क्या सीन है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 1960 में जब रोम ओलंपिक्स हुआ था, तो उसमें जब गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता था, तो लोग, पूरी दुनिया के लोग नक्शे पे पाकिस्तान ढूंढते थे कि पाकिस्तान है किस जगह पे। तो आपको दुनिया के अंदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स में किसने कराया? हॉकी ने। आपकी नेशनल गेम आपने बनाई इसको, तो आज आप उसको पूछते ही नहीं है। ये सब गलत है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास आज भी बहुत टैलेंट है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की जरूरत। अच्छा, एक मिनिस्ट्री के अंदर भी एक आईपी मिनिस्ट्री के अंदर जी आईपीसी मिनिस्ट्री के आपने पार्टिसिपेशन मुझे पता चला की थी, और आपने बड़ा दबंग किस्म का स्टांस लिया था। क्या हुआ था, अगर उसका हवाल भी बताना चाहे? सर कुछ भी नहीं हुआ, बोल के आ गया था, जैसे आपके शो पे बोल के चला जाता हूँ, इसी तरह उधर भी बोल के आ गया था। हुआ कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब के पास टाइम ही नहीं था कि वो इन चीज़ों को देखते, इन मामलात को देखते। तो अभी भी आज भी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा। अच्छा, ये पैटर्न चीफ क्रिकेट में भी ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हमें मालूम है, और हॉकी में भी इस तरह ही है। बट अगर हम देखते हैं कि क्रिकेट के अंदर कोई सीरीज़ बुरी जाती है या रिजीम ऊपर गवर्नमेंट की चेंज होती है, तो हमने देखा कि चेयरमैन फ़ौरन चेंज हो जाता है। हॉकी के अंदर हम देख रहे हैं 2015-16 से ब्रिगेडियर खालिद साहब भी हैं। क्या उनका काम अच्छा है? क्या ऐसी रीज़न नज़र आती है कि वो कुछ भी हो जाए, कोई भी रिजीम आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो बैठे हैं, वो चेंज नहीं हो रहे, और हॉकी का जो डिक्लाइन है वो नीचे से नीचे डिप करता चला जा रहा है? सर हॉकी का तो डिक्लाइन चले हो ही रहा है। मेरे ख्याल से ब्रिगेडियर खालिद खोखर साहब एक लकी इंसान है कि अब हॉकी को कोई पूछता ही नहीं है, ना गवर्नमेंट वाले ना लोग। क्योंकि मेरा ख्याल है आप रैंडमली अगर यहाँ से बाहर निकलें और किसी से आप 5 हॉकी के खिलाड़ियों के नाम पूछ लें, आपको कोई नहीं बता सकेगा। ये मेरा चैलेंज है आपको कि 5 खिलाड़ियों के नाम आप रैंडमली नीचे चले जाएं। कैप्टन का नहीं पता होगा जी जी, आप ऐसे करके माइक लेके कैमरा ऑन करके चले जाएं और आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें, आपको पूरा दिन गुजर जाएगा, 5 खिलाड़ियों के नाम नहीं पता लगेंगे। बिल्कुल ठीक बात। और उसकी वजह यही है कि खालिद खोखर साहब इस वजह से प्रेसिडेंट है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। अच्छा, एक और चीज़ भी मेरी नज़र से गुजरी, पंजाब सिलेक्शन कमेटी एक बनी, उसमें इनके जो भाई हैं कर्नल आसिफ साहब, जी जी जी, वो उसके मुगालबन मेंबर सिलेक्शन कमेटी, और एक जो दूसरे थे चेयरमैन और ताहिर शरीफ साहब जो थे वो मेंबर सिलेक्शन कमेटी, ताहिर शरीफ गुज्जर। हाँ, ताहिर शरीफ गुज्जर। इनके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी एक मीडिया में भी सुनने को आई, लेकिन बात फिर दब जाती है हॉकी को, क्योंकि हाईलाइट नहीं किया जाता। क्या सुनने में आई? इनके भाई हैं और भाई को ये ओहदा चेयरमैन बना दिया गया। तो ये जब सिलेक्शन, आप अपने भाई को, जो नेपोटिज्म की हम क्रिकेट में बात करते हैं, अगर यही सब कुछ अगर हॉकी के अंदर भी रहेगा, आपको नहीं लगता कि यही चीज़ें फिर आपको नुकसान पहुंचा रही है? सर देखें, जो कर्नल आसिफ नाज खोखर साहब हैं वो इस वक्त सेक्रेटरी भी हैं पंजाब के, ठीक है, और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी इस वक्त पंजाब के। वो जब ये लाहौर कलंदर का ये जो चीज़ें हुई थी कि उसके सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं। देखिए, जब एक ओहदा आपके पास पहले है सेक्रेटरी का, तो आपको सिलेक्शन में नहीं आना चाहिए। मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल है, आपको किसी और को चांस देना चाहिए, आपको किसी अच्छे प्लेयर को चांस देना चाहिए, किसी अच्छे सीनियर ओलंपियन को चांस देना चाहिए, जिसको हॉकी की थोड़ी बहुत समझ हो। मेरा ख्याल है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो कभी भी इंटरनेशनल हॉकी में मैंने तो नाम नहीं सुना, लेकिन आई डोंट नो कि शायद कोई एक आधा मैच खेला हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई मैच खेला होगा उन्होंने, जो इस वक्त कर्नल आसिफ नाज खोखर साहब हैं। इनसे बहुत बहुत अच्छे पंजाब में प्लेयर्स पड़े हुए हैं। आप सेक्रेटरी पंजाब हैं, सर आंखों पे आपको बिल्कुल होना चाहिए।
लेकिन ये जो उहदे हैं ना, ये बड़ी टेक्निकल सीटें हैं। अब ताहिर शरीफ गुज्जर साहब का नाम आपने कभी सुना? मैंने वो पढ़ा था, आपने कभी कोई इंटरनेशनल इवेंट या कोई मैच में सुना? वो भी मेंबर हैं सिलेक्शन कमेटी के। कदीर बशीर साहब मेंबर हैं, चलें वो तो खैर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, लेकिन आई डोंट नो कि इस तरह की ये चीज़ें, इस पे मुझे इख्तिलाफ है। अच्छा, एक और भी बात सुनने में काफ़ी आगे, जूनियर हॉकी टीम जा रही है जी वर्ल्ड कप के लिए, और उसमें गालिबन ओमान में होने जा रहा है। अदनान जाकिर साहब को उसमें हेड कोच रखा गया है, उनका भी नाम हमने ऐसा कभी नहीं सुना, तो उनको कैसे देखते हैं एज हेड कोच? क्या ये ठीक डिसीजन है? और एक ऐसा बंदा जिसका कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, और अगर जूनियर बच्चे हमने देखा बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो हमारे पास एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम इसको कैश इन करते हैं किसी सीनियर को लगा के साथ? देखिए, मैं आपको इरफान एक बात बताऊं, अदनान जाकिर बड़ा अच्छा बच्चा है। इंग्लैंड में वो सारा कॉलेज स्कूल इधर सारा कुछ सिखा रहा है, लेकिन अदनान जाकिर को ये टास्क दे देना कि आपने पाकिस्तान जूनियर टीम का कोच लग के पाकिस्तान को एशिया कप में वर्ल्ड कप क्वालिफाई कराना, इट्स टू अर्ली फॉर अदनान जाकिर। उसकी वजह है कि आपने उस बंदे को हैंड ओवर कर दी है चीज़, क्योंकि हनीफ खान साहब तो मैनेजर है ना, हनीफ खान साहब तो अपना जो उनका माशाल्लाह पुराना एरा है वो उसके हिसाब से वो कह रहे हैं, लेकिन बेसिकली अदनान जाकिर जो है वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है एज ए हेड कोच। जी एज ए हेड कोच। फर्स्ट टाइमर, इतना बड़ा टास्क, मेरे ख्याल से कि अगर अदनान जाकिर थोड़ा सा किसी के साथ काम करके किसी जगह पे आते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बहुत बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने इतना मतलब कि दलेरी के साथ ये फैसला किया कि जिसने आज तक कभी इंटरनेशनल इवेंट में एज ए पाकिस्तान या किसी इंटरनेशनल टीम को कोच ही नहीं किया, उसको आपने टीम दी है। और मैं तो बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, क्योंकि मेरी दुआ है कि पाकिस्तान टीम जो है वो जूनियर की टीम जो है वो एशिया कप में इतना अच्छा परफॉर्म करे कि हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि हॉकी रहेगी तो हम लोग रहेंगे ना, हमें अगर हॉकी नहीं रहेगी तो हमें सुनेगा कौन? ऐसे ही इसका मतलब है कि हम खुद यही चाहते हैं कि ये पाकिस्तान टीम जो है ये अच्छा परफॉर्म करे। और लेकिन ये जो मैंने आपको जो 2-3 बातें की हैं ये एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और मेरे ख्याल से कि इसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए था, लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती और वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं करती, तो फिर ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। चलें अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके मैं आता हूँ कि ये कमेटी भी एक बनी, उसका क्या बना और वो क्या क्या कर रहे हैं, इस वाले से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं रेहान भट्ट साहब से। ये रेहान भाई, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि कमेटी बनती है और उसमें कई उनकी सिफारिशात थी। मेनली ये था कि जो ख्वाजा जुनैद ने सारा इल्ज़ाम ठहराया गया जी, जो हमने देखा उन पे बैन भी कर दिया गया लाइफ जी लाइफ टाइम बैन। फिर वो कमेटी के मेंबर भी बने, अब पता चला कि कमेटी में मेंबर नहीं। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये जो मिस्टेक जो थी ये उनकी थी एज ए मैनेजर? सर देखें, जब आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए तो नज़ला किसी ना किसी पे तो गिरना था। तो लिहाजा मेरे ख्याल से अगर फैसला करता तो मैं ये कहता कि जब जब हेड कोच खड़ा होता है ना, तो मैनेजर पीछे वो दीवार के साथ लग के खड़ा होता है, क्योंकि वो कोच उस वक्त सब चीज़ें देख रहा होता है। तो जब एक्मैन ये सारी चीज़ें देख रहा था, एक्मैन ने चेंज किया, सारा चीज़ें की, हर चीज़ हुई, बोर्ड पकड़ा, चले गए, बाहर आ गए, अंदर चले गए, सारा कुछ हो गया। अब मैनेजर वहां पे खड़ा होके बाजू पकड़ के चेंज नहीं करा सकता जाके, ठीक है। मैनेजर ये ध्यान जरूर रख सकता है कि ऐसे लड़का गया, ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी कोच ही कहता है कि इसको इसके साथ चेंज कर दो, इसको इसके साथ चेंज करो। अव्वल तो अब आई डोंट नो, एक्मैन जब था तब डेफिनेटली एक स्केजुअल, क्योंकि जब लेटेस्ट जब आ गई हुई है उसमें एक स्केजुअल लग जाता है और टाइमिंग लिखी जा चुकी है। इस प्लेयर ने इतने बजे अंदर जाना है, इतने बजे बाहर आना है, इतने मिनट खेलना है, इतने मिनट बाहर बैठना है। तो उससे पहले ऑल्टर नहीं किया जा सकता? नहीं, वो जब ये चीजें हो रही होंगी, इसमें मेन जो गलती है ना उस लड़के की है। क्योंकि अगर मैं इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा हूँ, मैं एक प्लेयर हूँ, मैं वहां पे खेलने जा रहा हूँ और मुझे यही नहीं पता वो प्लेयर भी बाहर आया या नहीं आया, मैंने अंदर जाना है कि नहीं जाना, उसमें मैनेजर तो कुछ नहीं कर सकता, ना ही कोच कुछ कर सकता। बेसिकली उस प्लेयर पे भी फाइन होना चाहिए था और उस प्लेयर को भी पता चलना चाहिए था कि मैंने ये गलती की है। ठीक है, ख्वाजा जुनैद के साहब के ऊपर लाइफ टाइम बैन लगाया, लेकिन
ये बड़ी सख्त सज़ा है मेरे ख्याल से, लाइफ टाइम बैन। ठीक है, गलती मैनेजर थे, उनकी गलती, सज़ा अगर देनी भी है तो एक ऐसी किस्म की सज़ा। उन्होंने कोई पाकिस्तान टीम को ये तो नहीं किया कि सता या आती बार पाकिस्तान की हॉकी खत्म हो गई। और दूसरा ये कि फिर वो कमेटी जब बनती है उसके मेंबर होते हैं फिर हटा दिया जाता है, इस हवाले से कोई आप राय देना? सर देखिए, जो कमेटी के ये आप कमेटी आईपीसी मिनिस्ट्री ने जो कमेटी बनाई है सर, इसको तो मैं कमेटी पता है कौन सी कहता हूँ, वो जमात इस्लामी के नहीं कुछ लोग होते जो आके ऐसी से 4 मिनट 5 मिनट 7 मिनट बैठते हैं और बैठने के बाद अपना काम निकल गया और वो गए, बाकी पीटीआई और ये नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में खेलते रहते हैं। ये वो कमेटी है, ये कमेटी इसका कोई रोल नहीं देखें, कमेटी क्या कमेटी है, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर हुए हैं, अख्तर रसूल साहब है उसमें, सलाउद्दीन साहब हैं, उसके अलावा शनाज शेख साहब हैं। मुझे आप ये बताएं, ये तीनों इतने बड़े नाम हैं, ये कमेटी के अंदर हैं, ये कौन सी कमेटी है कि जिसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने सारे फैसले कर रही है, अपनी सारी चीजें कर रही है, उनको उनके काम। सर मैंने आपको पहले भी कहा है, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि अबव 60 खुदा का वास्ता है बस कर, इन लोगों को किसी जगह पे भी नहीं लेके आना चाहिए। अबव 60 गवर्नमेंट क्यों रिटायर कर देती है? ऐसे ही है, इसी वजह से कर देती है ना कि भाई आस्ता आस्ता अब दिमाग संकी होना शुरू हो जाएगा, ये अब एक जहां पे सुई अड़ जाएगी वो अड़ी रहेगी। लेकिन हमारे क्रिकेट और हॉकी के अंदर आप देखें कि वही आते हैं जिनके 70+ एज होती है, वही आगे। सर मैंने आपको, मैं देखें खुदा, मैं बेशक बात बुरी लगे लोगों को, और भाईजान अब यंग दौर है, अब यंग लोगों का दौर है। अब हैदर हुसैन सेक्रेटरी बैठा आके, मुझे उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसने भी काम ही कितना किया यार, उसने चलो पाकिस्तान के लिए कोई पैसे तो इकट्ठे कर लिए हॉकी फेडरेशन के लिए। हैदर हुसैन अगर वहां पे बैठा है एज अ सेक्रेटरी जनरल, वो एक यंग लड़का है, वो इसी तरह के ही लोग चाहिए। और खुदारा हैदर हुसैन को भी मैं ये कहूंगा कि ये अब 60 से जान छुड़ा लो। ये अब वो काम नहीं रह गया, अगर अब 60 पे जाओगे तो कुछ भी नहीं होना, ये ऐसे ही बातें करते रहेंगे और बातें। और मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी यही कहूंगा, मैं शहबाज शरीफ साहब के आगे भी ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बस कर दें। ये बहुत बड़े लेजेंड रहे हैं, अख्तर रसूल साहब बहुत बड़े लेजेंड थे, शनाज शेख साहब बहुत बड़े लेजेंड थे, ये सलाउद्दीन साहब बहुत बड़े लेजेंड थे। सर एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, उनको अब एक रिस्पेक्ट दें, उनको ला के बिठाएं कुर्सियों पे, उनसे फैसले ना कराएं। अब जो ग्राउंड रियलिटी में लोग हैं उनसे फैसले कराएं, जो बच्चों की हॉकी को देख रहा है, ग्राउंड में जा रहा है, समझ रहे हैं। अच्छा, एक मसला लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, अभी भी है, और मेरे शहबाज भाई और ताहिर भाई को बुलाया, और अभी एक हम मैराथन सॉर्ट ऑफ एक करने को भी जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। 1-2 प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो मैं आपसे शो से पहले भी बात कर रहा था, हम सबको बिठाएंगे। हमारा मकसद ये कि आप ये सारे ओलंपियन क्यों नहीं बैठते, ये सीनियर जूनियर और पुराने समय थे, हम बहुत समझदार हैं जो थोड़े से बाद में खेले जैसे आप लोग हैं शायद। सर हम कोई समझदार नहीं, मतलब सबसे बेवकूफ हम लोग हैं। मैं आपको यकीन माने हकीकत कह रहा हूँ, सबसे बेवकूफ हम लोग हैं। मैं कब कहता हूँ हम लोग सियाने हैं? हम लोग सियाने हैं ही नहीं। जो भी है इकट्ठे बैठ के हॉकी की रिवाइवल के लिए कुछ करते क्यों नहीं? सर मैं आपको खुद कहता हूँ बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। अब मुझे आप ये बताएं, मैं यहाँ पे आपके पास आके बैठा हूँ, आपने एक सीनियर ओलंपियन को बुलाया है, अब जब उसने कोई बात की है और मैंने उसको आगे से काउंटर किया है तो कहेगा इसने बदतमीजी कर दी है, उसको बोलना नहीं चाहिए। सारा अपना। और सर मैंने आपको कहा है बस प्लीज, ये अबव 60s खत्म, अब ये चीजें खत्म हो चुकी हैं सर। या फिर आप गवर्नमेंट को कहेंगे आप रिटायरमेंट की एज 70 कर दें, क्यों रखी हुई है? लोग नीचे को आ रहे हैं, अब तो मेरे ख्याल है बाहर के मुल्कों में 55 हो गई है कि अब जिस तरह चीजें हो रही हैं। और यार मैं आपको एक और बात बताऊं, कड़वी जरूर लगेगी लेकिन ये है हकीकत। सारी जिंदगी पीआईए कस्टम में नौकरियां करते रहे हैं, पैसे कमाते रहे हैं, जब वहां से रिटायर हो गया पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन में आके बैठ गए। और खुदारा बस कर दें यार, कितने के पैसे कमाने हैं, छोड़ दें, जान छोड़ दें इसकी, बस कर दें। सारी जिंदगी यकीन माने, जद्दा, दुबई, फ्रांस, आपके जब वहां पे स्टेशन मैनेजर बैठे रहे हैं, हाँ, उस वक्त हॉकी याद नहीं आई, उस वक्त हॉकी ठीक करने का किसी को नहीं पता था। और अब जब रिटायर हो गए हैं, कोई घर में काम नहीं है, घर वाले भी कहते हैं जाएं कोई काम बाहर करके आए, तो आके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में बैठ जाते हैं। अच्छा रैन भाई, एक मसला सबसे बड़ा जो हॉकी का नज़र आता है पेरेंटली, और मेरा ख्याल है रियलिस्टिकली भी यही है, वो पैसों का है। फाइनेंशियली बड़ा ये डाउन चला गया। प्लेयर की बात करते हैं तो वो शहबाज भाई मुझे बता के गए कि जूनियर के लिए वो खेलने गए इवेंट,
उनके पास रूम के पैसे देने के लिए नहीं थे। प्रो लीग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक्मन के पैसे भी नहीं दिए 8 महीने के, उसके भी ड्यूज उसके रहते हैं। ऐसे ही ये कितना अनफॉर्चुनेट है। और अभी जिस तरह आपने हैदर हुसैन का कहा, अभी क्या हालात हैं? सर देखिए, मैं हैदर हुसैन को मैं आपको यही बात कह रहा हूँ, मैं हैदर हुसैन को इस वजह से ये नहीं है कि हैदर हुसैन क्या मेरी कोई दोस्ती है या कोई चीज़ है। मेरे जो देखें, एक यंग लड़का आया अभी, मैं आगे पता क्या है, हमारे जो पुराने लोग हैं या जो हमसे सीनियर्स हैं वो काम देखना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं हैदर हुसैन आ गया या फलाना आ गया, ये आना ही नहीं चाहिए था। हो सकता है उसमें कैपेसिटी हो यार, कैपेबिलिटी हो, उसको काम तो करने दो। वो साल गुजारे, 2 साल गुजारे, नहीं रिजल्ट आता, आप कहते हैं नहीं भाईजान। अब मैं कहता हूं कि इसमें ये कैपेसिटी नहीं है। हैदर हुसैन ने अभी इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि पाकिस्तान जूनियर की टीम भी जा सकती है, डेली अलाउंस भी मिल सकते हैं प्लेयरों को, चीज़ें भी हो सकती हैं जहां तक मुझे पता है। ये एक उसका बहुत ही अच्छा, वो खुद जा के कंपनीज के अंदर पर्सनल मिल रहा है, लोगों से बातें कर रहा है और पैसे ले रहा है। तो ये तो एक अच्छी बात है ना कि पाकिस्तान की हॉकी के लिए कोई काम हो रहा है। हाँ, अब जो फैसले हैं हैदर हुसैन के, वो किस हद तक कामयाब होता है, किस हद तक ठीक है, जिस पे हमने पहले बात की है कि जूनियर की मैनेजमेंट, पंजाब की सिलेक्शन कमेटी, इन चीज़ों के ऊपर इसमें कितनी वो कामयाब होता है, ये बात की बात है। बट अगर आप फाइनेंशियली तौर पे देखें तो हैदर काम कर रहा है, और मुझे हैदर को काम करने का मौका देना, करे काम, बिल्कुल करे। लेकिन जब 2 साल गुजर जाए, 2.5 साल गुजर जाए, 3 साल गुजर जाए, तो उसके बाद आप फिर हैदर की वो देखें ना कि परफॉर्मेंस वो क्या है, उसने इन 3 सालों में क्या किया है, कहां पे हॉकी खड़ी थी, कहां पे चली गई है। क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का तो कोई एहतसाब करेगा नहीं, तो हम हैदर साहब के ऊपर ही आ जाते हैं, उनको 3 साल दें, जरा काम करे वो। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर वो अच्छा काम करके पाकिस्तान की हॉकी को यहाँ पे लेके जाता है, तो मैं आपके सामने पहले भी मैंने कहा कि मैं हैदर को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, क्योंकि हैदर को अभी टाइम ही कितना हुआ आए हुए, और उसने इस टाइम में इतने के टूर किए हैं, करवा दिए पाकिस्तान की सीनियर टीम के 2 टूर, पाकिस्तान सीनियर के, अब जूनियर के, वो पैसे इसी की बदौलत इकट्ठे हुए हैं और किसी ने इकट्ठे नहीं। अच्छा, दूसरा एक और मसला हमें नज़र आया कोचिंग के हवाले से भी रहता है, जहाँ हम प्लेयर्स की बात करते हैं। आप सब ने, जितने भी हमने देखा, ख्वाजा जुनैद भी किसी ना किसी तरीके से टीम के साथ रहे, आसफ बाजवा भी रहे, आप भी असिस्टेंट कोच रहे, ताहिर ज़मान ने भी काफ़ी काम किया। लेकिन फिर कहीं ना कहीं हमने लगता है कि कभी एक्मन को ले आते हैं, कभी और किसी फॉरेन कोच की तरफ देखा जाता है। तो क्या इसका सोल्यूशन क्या है? मॉडर्न डे हॉकी चेंज हो गई है क्या? क्योंकि आपने रिसेंट छोड़ा है, तो मेरा ख्याल है आप सबसे बेस्ट पर्सन है इसका रिप्लाई देने के लिहाज से, कि मॉडर्न डे हॉकी को वो समझते हैं बेहतर, या हमारे जो बंदे हैं वो नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर रहे? क्या इसका सोल्यूशन क्या है कोचिंग की टर्म? सर, हॉकी बड़ी आसान है, सेम वही चीज़ें हैं, नाम चेंज होते रहते हैं उन चीज़ों के। अब जैसे ताहिर भाई हैं, वो कंसिस्टेंटली एशियन हॉकी फेडरेशन के अंदर, FIH के अंदर कोचिंग पैनल्स में, कोचिंग कोर्सेज में वो रहते हैं। एक ही चीज़ को 4 नाम दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, हमारी हॉकी की जो कोचिंग टर्म है ना, उस टर्म के अंदर हम लोग, अगर हम ये यूरोपियंस को फॉलो करना छोड़ देंगे ना, और हम अपनी टर्म के ऊपर आ जाएंगे, अपनी टर्म क्या है, हमने उस टर्म को मॉडिफाई करना है। सिर्फ हमने ये नहीं करना कि हमने उसी टर्म पे खेलना, कर नहीं जी 5 फॉरवर्ड, 3 हाफ, 2 फुल बैक, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। लेकिन रहना हमने अटैकिंग मोड में ही है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ अटैक है, अग्रेसिव खेली सारी। हाँ जी, हमने सारी जिंदगी अग्रेसिव हॉकी खेली है, तो हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। उस मॉडिफाई में आपने उन क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, वो जब आपको प्लेयर्स की क्वालिटी पता लगती है, तो उसके बाद ये काम होता है। उससे पहले ना आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज़ें आपने करनी है, और ये चीज़ें उसी वक्त होंगी जब हम समझेंगे और अबव 60 से नीचे आएंगे। ये क्रक्स तो यही जाता जा रहा है सर। क्रक्स यही है कि खुदारा अबव 60 से नीचे है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि हमने देखा कि अब मॉडर्न डे कोई भी स्पोर्ट्स है, क्रिकेट की हम एग्जांपल इसलिए ले लेते हैं कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली से क्रिकेट ही बचा है और कुछ नहीं है। उसमें भी सारी दुनिया में 2007-8 में लीग क्रिकेट का कॉन्सेप्ट आया, हमने 2016 में अडॉप्ट किया। हॉकी के अंदर आप भी इंडिया जाके भी लीग हॉकी खेलते रहे, तमाम दुनिया में बल्कि खेले आप। पाकिस्तान में 2016 में अनाउंस हुआ, फिर उस टाइम NOC नहीं मिला, बाद में फंडिंग का मसला आ गया, अभी तक नहीं हो पाई। एक तो क्या होनी चाहिए, उससे कितना बेनिफिट्स मिलेगा हॉकी को, और ये आपको क्या लगता है कब तक ये आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी लीग हो पाएगी? सर,
पाकिस्तान की हॉकी लीग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाने वाला PSL है। अगर PSL पाकिस्तान की क्रिकेट में ना आता तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा जिसे आप कहते हैं ना कि उसमें भी बहुत सारी क्राइसिस आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आज विद इन 6 मंथ्स हम ये लीग कराने के लिए लीग करवा लें हॉकी की और प्रोफेशनली करवा लें और जो बजट है उस हिसाब से करवा लें, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हॉकी को ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन ये लीग होगी कैसे? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अपने एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो कंपनीज आती हैं, जो स्पॉन्सर्स आते हैं, उनके अपने टर्म एंड कंडीशंस हैं। ऐसे ही वो कभी भी ऐसे मर्ज होते ही नहीं है, उन कोई ना कोई इख्तलाफ रहता है। लेकिन लेट्स सी, अब हैदर आया। अच्छा, इसमें ये लाहौर कलंदर ने भी इनिशिएटिव लिया और वो बात कर रहे थे, उसको कैसे देखते हैं? और दूसरा भी हमने देखा कि वहाब रियाज जो अभी रिसेंटली पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी कुछ इवेंट करवाया, तो ये किस तरह इनकी काविश को देख रहे हैं? पहले लाहौर कलंदर का बता दें। सर, सबसे पहले तो लाहौर कलंदर की बात ये कहूँगा कि लाहौर कलंदर का ये जो इनिशिएटिव है, इट्स अमेजिंग। उनको बिल्कुल आना चाहिए। और अगर वो प्रॉपर इन हो गए यहाँ पे, तो फिर तो पाकिस्तान की जो लीग है शायद हो जाए, क्योंकि वो चीज़ें सारी कंट्रोल करके चीज़ें हो जाएं। लेकिन मैं लाहौर कलंदर के जो CEO हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा और आकिब जवेद साहब से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हॉकी के अंदर आए ज़रूर हैं और आपको आना भी चाहिए, लेकिन खुदारा जो सिलेक्शन कमेटी या जो लोग लगाए जाते हैं ना, जो लोग लग रहे हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी करें कि वो किस कैपेसिटी के हैं और उनकी अपनी वो खुद किस लेवल पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये जो दूसरा मैंने वहाब रियाज के वाले से पूछा, उन्होंने कभी रिसेंटली करवा भी रहे हैं उस इवेंट टाइप, उसमें कैसे उनकी काविश को देख रहे हैं? जी, वहाब एक मेरे ख्याल से ट्रू स्पोर्ट्समैन है और वहाब ने ये अभी इवेंट जो करवाया है, वहाब को भी अब एज अ क्रिकेटर स्टार से हट के मिनिस्ट्री में जब वो बैठा है ना, तो उसको उसके दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए, आई एम नो मोर स्टार, अब मैं मिनिस्टर हूँ। ठीक है, अब आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा, आपको कॉल करनी पड़ेगी, आपको लोगों के साथ बातें करनी पड़ेंगी कि ये काम मैं कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, अगर हॉकी की करनी है तो 4-5-6 लोगों को जो लोग इन टच हैं या जो लोगों ने हॉकी के लिए, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। जो खुद दफ्तरों में जाके वहाब रियाज से मिल रहे हैं, वहाब रियाज ने सारी जिंदगी ये चीजें देखी हैं कि जो खुद लोग जाके दफ्तरों में मिलते हैं उनकी क्या इंटेंशन होती है, या जिनको आप घर से बुलाते हैं उनकी क्या इंटेंशन होती है। ठीक है। तो वहाब को ये चीजें देखनी पड़ेंगी और वहाब को इन चीजों का पता है कि जो लोग सारा दिन दफ्तरों में बैठते हैं और आके मिलते हैं, वो किस कैपेसिटी के हैं, और जिनको हमने यूज करना होता है, जिनको हम खुद बुलाते हैं घर से फोन करके, वो क्या करते हैं। लास्ट नोट पे कोई मैसेज और कोई चीज़ आपको लगता है कि हॉकी जिस वजह से ठीक हो सकती है, वो प्लीज़ शेयर करें। सर, मैंने तो इरफान एक बात कहूँगा कि सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, मैं फिर एक बार उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सर, प्लीज़, ये हमारी नेशनल गेम है, इसके ऊपर गौर करें। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए बेशक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड 30 बच्चों की पाकिस्तान की एकेडमी बना दे, 17 साल से 21 साल के बच्चों तक की, ठीक, ताकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, जब ये ऑटोमेशन काम स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये जब एकेडमी चलना शुरू हुई है, जो जूनियर और सीनियर भी रिप्रेजेंट करे वो एकेडमी से निकल जाए पाकिस्तान से, और कोई और बच्चे आ जाएं। बिल्कुल ठीक, और बच्चे ऐड हो जाएं। जब ये एक ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आपको ना ग्रास रूट लेवल का रोना पड़ेगा, जो आके सारे सीनियर आके बैठ के यही बात करे ग्रास रूट लेवल। ओ भाई, स्कूल कॉलेजेस में हॉकी खत्म हो गई, ग्रास रूट लेवल रहना कहाँ है? बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, और ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मॉडल है जिसपे इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल पॉसिबल है, कोई मुश्किल नहीं। रहन भाई, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह मैंने कहा कि हम इंशाल्लाह एक मैराथन टाइप, जी बिल्कुल, ये जरूरी है इरफान, ये बड़ा जरूर करें और काविश जरूर करेंगे हमारे सुनो के प्लेटफॉर्म से कि इसको रिवाइव किया जाए। आपका अगेन बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी रेहान भट्ट की। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान हॉकी दोबारा रिवाइव करेगी, अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल करेगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।